हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार कर रहे थे। तो उसी क्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और भाग 3 आज आपके समक्ष है, जिसमें हम महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे। इससे पहले हमने 50 सवाल कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो आइए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रमुख सवालों की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, डालमा वन्यजीव अभयारण्य आप कहां पर देखते हैं? डालमा वन्यजीव अभयारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, इसके विषय में हम सब बातचीत करेंगे। तो जो भी ऑप्शन आपके पास है, अगर आपको उत्तर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहले के आंसर की बात करेंगे। ये आपको झारखंड में दिखाई पड़ता है और इसके विषय में हम बता दें तो ये खासकर हाथियों के लिए ही फेमस है। ठीक है। और इस अभ्यारण्य का उद्घाटन 1975 में संजय गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। झारखंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आपको जो भी उत्तर आता होगा खुद से मेरे बताने से पहले, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास जरूर करना है। अगला सवाल रहेगा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप किस राज्य में देखते हैं? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आप किस राज्य में देखते हैं? तो आपको बता दें, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान के अलवर जिले में दिखाई पड़ेगा। कहां पे? ये राजस्थान के अलवर जिले में आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बारे में हम आपको बता दें तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान की दृष्टि से, और 1979 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब दिया गया है? 1979। ये पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अगला आइए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में देखते हैं आप? ये जो आपका कामेंग एलिफेंट रिजर्व है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और पूर्वी कामेंग जिलों में दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आपको क्या टिक करना है? यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश टिक करना है, और ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, आप इसे याद भी रखिएगा। ठीक है भाई, एक एक चीज आपके लिए जरूरी है। इसके विषय में हम बात कर लें तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजर्व है, इस क्षेत्र में मौजूद बड़े एशियाई हाथियों की आबादी के लिए फेमस है। इसे 19 जून 2002 को बनाया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, ये आपको उत्तराखंड के देहरादून में दिखाई पड़ता है। बहुत ज्यादा फेमस है ये भी। ये आपको कहां दिखाई पड़ेगा? ये आपको उत्तराखंड के देहरादून में दिखाई पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हम बता दें, महान स्वतंत्रता सेनानी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजा जी रखा गया है। ये अपने हाथियों के लिए फेमस है, और यहाँ पर आप हाथी जो है वो झुंड में देख सकते हैं। मतलब बहुत सारे हाथी आपको एक ही जगह दिखाई पड़ते हैं। इसी वजह से आपका राजा जी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला सवाल है, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो आप याद रखिएगा, आपका जो जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य है, ये आप पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या आंसर करना है? यहां पर आपको पश्चिम बंगाल करना है, चूंकि आपके लिए जरूरी है और आप इसे अच्छे से याद भी रखोगे। आइए इसके विषय में और जानकारी आपको हम दे दें। यहां संरक्षण स्थल 1941 में खासतौर पर विशाल भारतीय गैंडे की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। समझ गए? नेक्स्ट, अगला सवाल रहेगा, मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो मथिकेटन 16 राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरला राज्य के इडुक्की जिले में आपको दिखाई पड़ता है। कहां पे है ये? केरला राज्य के इडुक्की जिले में आपको दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे आप केरला चाहें तो टिक कर लीजिए। और इसकी स्थापना को लेकर अगर हम बात करेंगे तो भाई इसे 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? 2003 में। तो अगर आप लिखने के इच्छुक हैं तो आप ये सारी चीजें भी नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा कि भाई गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? तो ये जो आपका गोविंद सागर राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको दिए गए ऑप्शन में कहां पर दिखाई पड़ता है, ये आपको बताने का प्रयास करना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरला। आपको इनमें से जवाब देना, जिसको भी आप में से आता है
वो बताने का प्रयास जरूर किया करें, तभी लाभ होगा। चलिए 7 के उत्तर की बात कर लिया जाए। यहाँ पे आपका सी मतलब उत्तराखंड करेक्ट है। आपका जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप कहाँ पर देखते हैं? इसे आप उत्तराखंड में देखते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। चलिए इसके विषय में आपको हम बता दें, इसकी स्थापना है वो 1955 में की गई थी। कब? 1955 में। तो अगर आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, 1955 में इसे स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों की बात करते हैं। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? आपका जो बाइसन है, ये राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है, आप इन्हें देखें और बताएं। असम, मिजोरम, उत्तराखंड और त्रिपुरा। तो फिलहाल यहाँ पे आपका 8 नंबर सवाल है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके जवाब की बात करेंगे। ये आप त्रिपुरा में देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं भाई? ये आप त्रिपुरा में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और फेमस क्यों है ये आपको दिख रहा होगा। समझ गए भाई? चलिए नेक्स्ट, कूनो राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? ये जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप कहां पर देखते हैं? ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक संरक्षण क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको एमपी करना है। क्या करना है भाई? यहाँ पर आपको एमपी टिक करना है। इसके विषय में और बता दें तो इसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 2018 भी लिख सकते हैं, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। ठीक है भाई? इसकी स्थापना 1981 को एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। आपको बता दें, ये आपका श्योपुर और मुरैना जिले में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है, जो कि एमपी में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है भाई? तो आपको ये अच्छे से दिमाग में रखना है, आप इसे बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आइए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर या किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? तो आप याद रखिएगा, ये आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ता है। कहां पे? ये आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ेगा, और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है। अच्छा, इसके विषय में आपको हम बता दें, ये भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें आपको ब्लैक बक, चीतल, चित्तीदार हिरण और बहुत सारे जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रखेंगे तो। ठीक है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। यहाँ पे आपने बताया, अच्छी बात है। अगला सवाल है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? ये जो आपका खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। कहां पे देखते हैं? इसे आप हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके विषय में थोड़ी जानकारी हम आपको दे दें, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू में स्थित है। ये देश के सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। अगला सवाल है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बेंगलोर कर्नाटक के पास में स्थित है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कर्नाटक टिक कर देना है अगर आप चाहें तो। चलिए बाकी इसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको हम और दे दें, तो ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसकी स्थापना 1974 की मानी जाती है। थोड़ी और जानकारी, तो देश का पहला तितली पार्क 2006 में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया था। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख आकर्षण सांप उद्यान है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए, बुक्सा टाइगर रिजर्व आप कहां पर देखते हैं? या बुक्सा बाघ परियोजना जो है, बुक्सा बाघ की कहानी जो है, वो कहाँ की है? तो ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की कहानी है। बुक्सा टाइगर रिजर्व को 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। तो ये पश्चिम बंगाल आपको यहाँ पे टिक कर देना है चुपचाप, बिना सोचे समझे। और स्थापना को लेकर मैंने आपको क्या बताया? 1983, कपिल देव वर्ल्ड कप वाला, ये वही समय है जब इसे भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर बनाया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। बुक्सा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनती है। अगला सवाल है, भितरनिका नेशनल पार्क और अभ्यारण्य किस राज्य में आप देखते हैं? तो ये आप कहां पर देखते हैं? ये नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य के
तटीय भागों में फैला हुआ है। समझ गए भाई। हम बात यहाँ पर भी किसकी करेंगे, उड़ीसा राज्य की करेंगे, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम आपको बता दें यह देश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में से एक है। आपको हम बता दें, भितरनिका अभयारण्य में बड़ी मात्रा में ओलिव रिडले कछुए अंडा देने के लिए आते हैं। भितरनिका के खारे पानी में मगरमच्छ आपको बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। नंदा देवी नेशनल पार्क आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? आपका जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, यह आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यह आपको उत्तराखंड में ही दिखाई पड़ता है। इसकी स्थापना 1982 की मानी जाती है। तो यहां पर आप उत्तराखंड को टिक कर दीजिए, और उसके बाद इसकी जो स्थापना है वो 1982 की मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इस क्षेत्र के अंतर्गत ही आपको फूलों की घाटी दिखाई पड़ती है। तो ये सब आप जानते हैं। अगला सवाल है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप कहां पर देखते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? फिलहाल 16 नंबर के आंसर की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में देखते हैं। इसे आप कहां देखोगे? तो इसे आप राजस्थान में देखोगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। इसके विषय में आपको बता दें, इस क्षेत्र का नाम मुकुंदरा की पहाड़ियों पर पड़ा है। यहाँ सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, ये सब आपको ढेर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाई पड़ता है। तो यहां पे आपको जो टिक करना है वो क्या करना है, वो ए कर देना है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिखाई पड़ता है। वर्तमान में माउंट हैरियट 46.62 वर्ग किलोमीटर में नेशनल पार्क के रूप में विस्तृत है। 1996 में माउंट हैरियट को आरक्षित वन के रूप में चिन्हित किया गया। तो ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आप कहां पर देखते हैं? तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको बिहार में दिखाई पड़ता है। कहां पे भाई? ये आपको बिहार में दिखाई पड़ता है, और ये काफी खूबसूरत भी है। अगर आपने इसको देखा है तो यहाँ पर आपको सारे जीव जंतु मिलते हैं। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 40 बाघ थे। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। ठीक है भाई। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है आपके पास, इन्हें पढ़ें और उसके बाद बताएं। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। 19 के जवाब की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट है। क्या हो जाएगा? कर्नाटका। और नागरहोल आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, इस वजह से आपको याद भी रखना है। चलिए, नागरहोल के विषय में थोड़ी जानकारी हम दे दें तो राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो 1988 अगर आप चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये वो समय है जब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, दर्जा मिला। ठीक है भाई। ये राष्ट्रीय उद्यान उन जगहों में है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो नागरहोल याद रखिए। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? ये जो आपका इटांकी राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका किस राज्य में पड़ेगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से बताइए। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान भारत के नागालैंड में स्थित है। तो यहाँ पे आपको क्या टिक करना है? नागालैंड अगर आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि ये बारनवा पारा राष्ट्रीय उद्यान जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आप किस राज्य में देखते हैं? गुजरात, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? तो इसे आप कहां पर देखोगे? इसे आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं। और इसकी जो स्थापना है भाई, याद रखिएगा, 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना
1976 में हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको बाघ और उड़ने वाली गिलहरी, भेड़िए बहुत ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा, ये आपको बताना है, ये आपके लिए सवाल रहेगा। फिलहाल 22 के जवाब की अगर हम बात करेंगे भाई, तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आपको ये भी दिखाई पड़ेगा। ये भी आपको कहां पे? छत्तीसगढ़ में ही दिखाई पड़ेगा। इसके विषय में आपको हम अगर बता दें थोड़ी बहुत जानकारी, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, 2001। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। इससे पहले यह राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का भाग था। समझ गए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है बालबक्रम नेशनल पार्क जो है वह किस राज्य में है? तो ये जो आपका नेशनल पार्क है वो मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स में आपको दिखाई पड़ता है। तो बाकी यहाँ पे आपको बाघ, हाथी, बाइसन, काले भालू, चीते, सांबर हिरण, ये सब आपको यहाँ पर इस पार्क में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर था वो क्या था? मेघालय था। और मेघालय आपको अच्छे से दिमाग में सेट रखना है, भूलना नहीं है। ये चांगथंग वन्यजीव अभयारण्य आपको कहां पर दिखाई पड़ता है? ये जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है ये आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा? ये लेह के लद्दाखी पठार में फैला हुआ है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह एक शीत मरुभूमि आरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। तो 24 नंबर सवाल के आंसर की यहां पे अगर हम बात करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए अंतिम सवाल की बात करते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क आपको किस राज्य में दिखाई पड़ता है? ये जो आपका नेशनल पार्क है वो आपको किस राज्य में दिखाई पड़ेगा? तो याद रखिएगा ये आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ता है। बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है भाई, इसे 1940 में 1940 में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट भी आपको आना चाहिए। और जो कि भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। क्लियर? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इस तरीके से हमने 25-25-25 यानी कि भाग 3 मिलाकर 75 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहले के 50 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त में अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझको फॉलो करने का लिंक है, जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मेरी पेड क्लास कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये कोड यूज करना है प्लस लेने के लिए। और अगर आप चाहें तो वहां पर मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। उसके लिए फ्री कोड है दीपक सिंह YT10। और बहुत सारे चल रहे बैच आप ज्वाइन कर पाते हैं, बहुत सारे हो चुके बैच आपको मिलते हैं और बहुत सारे आने वाले बैच भी आपको मिलते हैं। तो जरूर ज्वाइन करें। रेज हैंड में अपने फेवरेट एजुकेटर से वार्ता करें। और रेलवे के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप चाहें तो लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो आप मेरा कोड यूज करके प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए सवाल जो थे वो हमने आपके समझ रखे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अगला भाग लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।